अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की कहानी एक इंतहाई शरीफ इंसान के गिर्द घूमती है जिसको अपने दोस्त पर अंधा एतबार था। उन दोनों की दोस्ती को अभी ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था, लेकिन इसके बावजूद उसने रमेश नामी एक शरीफ इंसान ने अपने दोस्त पर अंधा एतबार किया। अपनी जवान साला बेटी जो आजाद ख्यालात की 20 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, अपनी बेटी को अपने दोस्त की तहवील में दिया। खुद अपनी बीवी को लेकर 4 दिन के लिए अपनी साली के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए वो लोग दूसरे शहर चले गए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, दोस्तियां होनी चाहिए, दोस्ती बुरी चीज नहीं है, लेकिन दोस्तियों में हद से ज्यादा अंधा एतबार भी कभी कभार बहुत खतरनाक साबित होता है, और वही रमेश के साथ हुआ। क्या है ये सारी कहानी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से, इस कहानी से आपको कोई अच्छा सबक मिलेगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, भारत की एक रियासत है बिहार। जैसे पाकिस्तान के सूबे हैं, इस तरह इंडिया में रियासतें हैं। वो अपने सूबों को रियासतें कहते हैं। तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर, इस तरह उनकी 28-30 रियासतें हैं, जिस तरह हमारे सूबे हैं। तो बिहार इंडिया की रियासत में रमेश नामी एक शख्स अपनी इंतहाई खूबसूरत बीवी और जवान साला बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। रमेश साहब एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे। घर के हालात भी, फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग लोग थे, कोई इतने बुरे नहीं थे। छोटी फैमिली थी, उनकी एक ही बेटी थी, एक ही औलाद थी, और सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी जी पिंकी, और इंतहाई खूबसूरत जिस्मानी खिदोखाल की मालिक थी। आजकल की लड़कियां होती है ना, स्मार्ट, जरा दुबली पतली सी, लेकिन पिंकी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। पिंकी की हाइट 5 फुट 8 इंच हाइट थी, और वो एक सेहतमंद हेल्दी लड़की थी। उसका जो वजूद था और ऊपर से वो जो ड्रेसिंग करती थी वो भी इंतहाई बोल्ड ख्यालात की मालिक थी। तो वो इंतहाई बोल्ड ड्रेसिंग करती थी। उसकी जो ड्रेसिंग थी वो इंतहाई टाइट होती थी, और उसके जिस्म का अंग अंग वो साफ नजर आ रहा होता था। लेकिन चूंकि रमेश साहब जो थे वो खुद भी एक आजाद ख्याल जहन रखने वाले इंसान थे। 25 साल से उनकी बीवी के साथ रोमांस कम नहीं हुआ था। उनकी शादी लव मैरिज थी। शादी को 25 साल हो चुके थे। पिंकी भी तकरीबन 20-22 साल की थी, लेकिन इतना अरसा गुजारने के बावजूद भी उन दोनों की, मियां बीवी की मोहब्बत में, उनके रोमांस में कमी वाक़ई नहीं हुई थी। रमेश साहब जब भी अपने ऑफिस से घर आते थे तो घर आके उनका ज्यादातर टाइम अपनी बीवी के साथ गुजरता था। बीवी के साथ बातें, हंसी मजाक, रोमांस। हालांकि उनको अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी को भी टाइम देना चाहिए था, लेकिन रमेश साहब ने ऐसा नहीं किया। पिंकी की ये रूटीन थी कि पिंकी अपने कॉलेज से आती थी घर, और कॉलेज का जो काम वगैरह था वो करने के बाद, अपनी स्टडी वगैरह करने के बाद, पिंकी का ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या अपने मोबाइल पे गुजरता था। पिंकी के मामा पापा को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी स्मार्टफोन पे क्या कंटेंट देख रही है। स्टडी से फारिग होकर पिंकी का ज्यादातर वक्त लव स्टोरी, रोमांस पे मबनी जो कंटेंट होता है आजकल, पहले तो वो हिंदी मूवियां देखती थी लव स्टोरी, लेकिन बाद में आजकल एक और ही नया ट्रेंड चला हुआ है कि ससुर की बहू पे नजर, देवर का भाभी के साथ प्यार। इस तरह के इंडिया के वो इंतहाई घटिया किस्म की, उसमें घटिया किस्म की कास्ट होती है, और वो कहने का मकसद है कि इंतहाई वल्गर किस्म के वो ड्रामे होते हैं। आजकल कुछ नौजवान लड़कियां, लड़के ऐसी चीजों को भी बड़े शौक से देखते हैं। ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपको आसानी से इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। कोई इन पे वो बैन भी नहीं है। अगर आप 18 साल से ज्यादा हैं तो आप ऐसी चीजें देख सकते हैं। तो पिंकी का ज्यादा वक्त इन्हीं चीजों को देखने में गुजरता था। एक दिन क्या हुआ कि पिंकी से मिलने उसकी दोस्त उसके घर पर आई। पिंकी उसे लेकर अपने कमरे में चली गई, और पिंकी ने कहा कि आओ आज मैं तुम्हें देवर भाभी की मोहब्बत का एक ड्रामा दिखाती हूँ। वो दोनों वो मोबाइल पे, अपने स्मार्टफोन पे वो चीज देखने लगे, वो ड्रामा वगैरह। पिंकी की दोस्त जिसका नाम पारो था, उसने पिंकी को कहा कि पिंकी, ये तुम किस सदी में रहती हो, और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, और मुझे तो नहीं मजा आ रहा है। ये जो चीजें तुम मुझे दिखा रही हो, मुझे बिल्कुल भी इसका मजा नहीं आ रहा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो दिखाने वाली चीजें हैं। तो फिर वो पारो साहिबा ने वही किया जो आजकल की जो भटकी हुई नौजवान नस्ल है, ठीक है ना। पारो ने वो स्मार्टफोन पे, वो गूगल पे वो गई, और जाके वो वल्गर वेबसाइट जो होती हैं, पोर्न वेबसाइट, उसको खोल के तो वो जो गंदा मवाद, गंदी फिल्में उन्होंने देखना शुरू कर दी। पिंकी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पिंकी
ने इससे पहले ये ऐसा गंदा मवाद पहले कभी नहीं देखा था। पिंकी ने जब ये चीजें देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि ये इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर, वो जो पारो थी वो पिंकी की दोस्त नहीं थी, उसने पिंकी के साथ दुश्मनी की। वो तो ये एक उसको एक दो वो जो वल्गर वो गंदी मूवी दिखा के चली गई, लेकिन बाद में पिंकी का ये शौक बन गया। जैसे एक नशेई को नशे का शौक नहीं होता, ऐसे ही पिंकी को इन चीजों का नशा हो गया। जिस दिन पिंकी ये चीजें नहीं देखती थी, ये गंदी मूवियां नहीं देखती थी, वो उसकी तबीयत आवाजार रहती थी। तो कहने का मकसद है कि पिंकी के जो वालिद साहब थे, रमेश साहब, वो अपनी खूबसूरत बीवी के साथ रोमांस करते थे और पिंकी इधर वो जो गंदे ड्रामे और गंदी मूवियां और पोर्न वेबसाइटें निकाल के वहां से मूवियां वगैरह देख रही थी। और साथ ही साथ अगर घर में ऐसा माहौल हो तो बच्चे अपने वालिदैन को भी फॉलो करते हैं। इसलिए जो सियाने लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब औलाद जवान हो जाए तो बिल्कुल भी उनके सामने इस तरह की कोई छोटी मोटी हरकत भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उधर वो अपने पेरेंट्स को भी देखती थी, दूसरा वो इधर सोशल मीडिया पे, वो इंटरनेट पे, गूगल पे वो ये जो गंदा मवाद भी देख रही थी। तो उसके जो सर पे शैतान सवार हो चुका था, ठीक है ना। वो तो कोई बंदा तलाश कर रही थी कि मुझे कोई बंदा मिले और उसकी जो जिस्म की भूख थी वो कोई उसको मिटाए। लेकिन उसका ना तो कोई कजन था इस शहर में और ना उसका कोई बॉयफ्रेंड था। तो खैर, जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। इस दौरान पिंकी की एक खाला थी, वो दूसरे शहर में वो लोग रहते थे। पिंकी के खाला के यानी कि पिंकी की मौसी के बेटे की शादी आ गई। उन लोगों ने दावतनामा भेजा। पिंकी की खाला ने इन लोगों को दावतनामा भेजा कि मेरे बेटे की शादी है। साथ तो फोन पे बात भी की, बहन ने अपनी दूसरी बहन से बात की और अपने बहनोई से बात की, यानी कि पिंकी के पापा से बात की कि मेरे बेटे की शादी है और आपने विद फैमिली फलां फलां तारीख को आपने 1 या 2 दिन पहले आ जाना है। तो बहुत क्लोज रिश्ता था जनाब, जहां वहां जाना जरूरी था। कोई इनकार और कोई उज़र काबिल कबूल नहीं था। जाना तो था ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उन्होंने शादी में शिरकत करनी थी। लेकिन टेंशन ये थी कि उन दिनों रमेश साहब के मोहल्ले में चोरी चिकारी की वारदातें हो रही थी और रमेश साहब किसी भी सूरत घर को लॉक करके नहीं जाना चाहते थे। वो जानते थे कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, अगर हम अपने घर को लॉक करके चले गए और पीछे से चोरी हो गई और घर का जो कीमती सामान चला गया तो हम क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो उन लोगों ने फिर फैसला ये किया कि पिंकी घर पे रहेगी और हम 2 दिन शादी में शिरकत करेंगे और उसके बाद घर वापस आ जाएंगे। लेकिन अब परेशानी ये आन पड़ी कि रमेश और उसकी बीवी अपनी जवान बेटी को अकेला भी घर पे छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो हालात चल रहे थे, जो हमारी सोसाइटी है, जो जवान लड़की को अकेली घर पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो उन्होंने इस पे भी फिर सोच विचार करना शुरू कर दी रमेश साहब ने। रमेश साहब का ना तो उधर कोई रिलेटिव था, रिलेटिव तो सारे दूसरे शहर में थे जहाँ पे वो शादी पे जा रहे थे, और जो उनके मोहल्लेदार थे उन पे भी रमेश साहब ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। इस दौरान रमेश साहब ने अपनी बीवी से कहा कि वो फलां फलां मेरा एक दोस्त है, वो पिछले 5 साल से 1-2 दफा घर भी आया, तुम जानती हो उसे। चंपा ने कहा कि बिल्कुल मैं जानती हूँ उन्हें, वो आए थे हमारे घर में 1-2 बार, तो मुझे नहीं पता वो कैसे इंसान है। रमेश ने कहा कि नहीं मैं उनको पिछले 5 सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छे और नेक इंसान है। तो उनको कहते हैं, पिंकी की माँ ने कहा कि देख लें भाई, हमारी जो बेटी है खूबसूरत है, जवान है और आजाद ख्यालात की मालिक भी है, तो आप इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट ना करें। आप घर रह ले, हम दोनों माँ बेटी होती हैं, या कोई और तरीका कार करें निकाले, इतनी जल्दी अपनी बेटी को किसी के हवाले ना करें। लेकिन रमेश साहब ने कहा था मुझे उस पर अंधा एतबार है, मैं जानता हूँ कि वो मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेगा। खैर, पिंकी की माँ का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन उसने फिर वो अपने शोहर के फैसले को तस्लीम कर लिया। उसने कहा कि चलो ठीक है, जैसे आप कहते हैं। रमेश साहब ने अपने दोस्त को फोन किया और सारी वो राम कहानी सुना दी कि बात यह है कि हमने शादी में शिरकत करनी है और मेरी साली के बेटे की शादी है, तो हमारा जाना बहुत जरूरी है, हम इनकार नहीं कर सकते, और पिंकी घर में अकेली है, हम घर को लॉक नहीं कर सकते, चोरी चिकारी हो रही है, और मेरी तुमसे गुजारिश ये है, बिनती ये है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, मेरी जवान बेटी है, तो अगर तुम 2 रातों के लिए हमारे घर शाम को आके सो जाया करो तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा, ठीक है जी। तो वो जो था रमेश का दोस्त, वो तो पहले ही एक खिलाड़ी इंसान था। रमेश तो उसका जो खुश आमदी चेहरा है, रमेश तो उससे वाकिफ था। उसके अंदर जो शैतान छुपा हुआ था, रमेश तो बिल्कुल भी उसको नहीं जानता था। रमेश के दोस्त ने कहा कि
ठीक है भाई जी, अब बिल्कुल भी फिक्र ना करें पिंकी की, आप 1% भी फिक्र ना करें, पिंकी मेरी बेटियों जैसी है। आपने जिस दिन जाना हुआ मुझे आपने फोन करके बता देना है, मैं आ जाऊंगा। और आप इतनी दूर जा रहे हैं दूसरे शहर, अगर आपने उधर 2 दिन किया, अगर आप 4 दिन भी उधर रहना चाहें तो रह सकते हैं। मैंने तो आप जानते हैं कि मैं तो सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को मैं घर में आके सो जाता हूँ, तो 2-3 दिन अगर मैं घर में नहीं सोऊंगा, आपके घर आके सो जाया करूंगा, तो कोई इस तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जिस दिन जाना हुआ मुझे 1 दिन पहले बता देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है जी, फैसला हो गया। और जाने से 1 दिन पहले रमेश ने अपने दोस्त को फोन कर दिया कि कल हम जा रहे हैं, दिन को पिंकी अकेली होगी और शाम को तुम घर आ जाना। पिंकी तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी, तुम आके तुम्हारा बिस्तर बिछा दिया करेगी और सुबह तुम्हें नाश्ता बना के दे दिया करेगी। तुम खाने पीने की फिक्र ना करना, खाना तुम्हारा तैयार होगा, नाश्ता तुम्हारा तैयार होगा, तुमने बस आके सोना है, मेरे कमरे में आके सो जाया करना। उधर टीवी वगैरह लगा के कोई खबरें वगैरह जो भी न्यूज तुमने सुननी हो सुन लिया करना, और तुम आराम से अपना 2 रातें गुजारना और घर चले जाना। ठीक है जी, उन दोनों के दरमियान बातचीत, फाइनल फैसला हो गया। अगली सुबह हुई, रमेश साहब ने और उनकी बीवी ने जो जरूरी पैकिंग थी वो की, टैक्सी पकड़ी और शादी में शिरकत करने के लिए दूसरे शहर की तरफ रवाना हो गए। पिंकी ने उनके जाने के बाद पिंकी नहाने के लिए चली गई। पिंकी ने नहाकर रेड कलर की एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई टाइट ड्रेस पहनी और हल्का सा मेकअप भी कर लिया। खाने पकाने से फारिग होने के बाद पिंकी ने अपने स्मार्टफोन पे वही गंदी फिल्में देखने का सिलसिला शुरू कर दिया। आज तो पकड़े जाने का डर भी नहीं था, तो उसने वो खूब जी भर के आज पूरा दिन उसने यही काम किया। शाम को जब अंकल साहब आए घर तो पिंकी ने दरवाजा खोला, अंकल को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया, पूछा कि अंकल आप क्या पियेंगे। खैर अंकल ने कहा कि पानी ले आओ। पिंकी ने पानी दिया अंकल साहब को और अंकल साहब को ये कहा कि आप हाथ मुंह वगैरह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। वो अंकल था वो परले दर्जे का शैतान था, वो भी खिलाड़ी था। उसने कहा कि नहीं पिंकी, मैं पहले नहाऊंगा, मैं बड़ा थक गया हूँ आज, तो नहाए बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगा। इन पिंकी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तौलिया टॉवल वगैरह रख देती हूँ। तो पिंकी ने अपने अंकल को वॉशरूम का रास्ता दिखाया। अंकल साहब ने वहां पर वो बात लिया। बात लेने के बाद अंकल साहब ने पैंट पहनी और ऊपर बनियान पहनी, वो जो शर्ट वगैरह नहीं पहनी, और वो तौलिया सर पे रखा और अंकल साहब आके बैठ के लाओ खाना जी। वो अंकल साहब तो ऐसे नहीं जैसे वो शोहर घर में आता है शाम को और नहा धो के वो बीवी के सामने बैठकर बातें करता है, सेम यही सूरत है। अंकल आगे आ जाओ पिंकी, खाते हैं मिलके खाना। पिंकी ने कहा कि नहीं अंकल आप खाएं, मैं आपके पास बैठती हूँ, आप खाना खाएं। हाय हेलो हुई। अंकल ने जब पिंकी के भरे हुए जिस्म को देखा जो कपड़ों से बाहर आ रहा था, पिंकी का नस्वानी हुस्न इतना पुरकशिश था कि अंकल का दिल चाह रहा था कि मैं खाने को छोड़ के पिंकी को खा दूं, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था। पिंकी शर्माते हुए उसके साथ बातें कर रही थी। अंकल ने कहा, पिंकी जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो तुम बिल्कुल दुबली पतली सी, लेकिन अब तो तुम बहुत मोटी ताजी हो गई हो और तुम एक लड़की नहीं बल्कि एक कंप्लीट औरत बन चुकी हो। और इस ड्रेसिंग में और ये जो तुमने ड्रेस पहना है, कलर पहना है, इसमें तो तुम क़यामत बर्पा कर रही हो, बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो पिंकी। उसने पिंकी की तारीफ की। तो जाहिर सी बात है कि लड़की की, औरत की अगर आप तारीफ करोगे तो वो खुशी होगी। और साथ उसने ये भी कहा कि पिंकी तुम्हें देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए हैं। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा ऐसी क्या बात है अंकल, मुझे भी बताएं, क्या आपको याद आ गया है। अंकल खाना खा रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि पिंकी जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे कॉलेज में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की का एडमिशन हुआ। क्लास के तमाम लड़के उस लड़की पे लाइन मारते थे, लेकिन वो लड़की तुम्हारे अंकल पे लाइन मारती थी। मेरा उस लड़की के साथ 3 साल अफेयर चला। हम दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते थे और हमारी आपस में मुलाकातें भी हुई। वो लड़की मुझे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर बदकिस्मती ये हुई कि हमारी आपस में शादी ना हो सकी। 3 साल के बाद उसकी शादी हो गई और वो शादी के बाद वो लड़की दूसरे शहर चली गई। पिंकी के अंकल ने कहा कि पिंकी, इससे भी मजे की बात यह है कि उस लड़की की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती थी। मैं आपको कहा ना कि वो इंतहाई शातिर और शैतान शख्स था। लड़कियों को घेरना, उनको मुतासर करना, उनको इम्प्रेस करना उसके बाएं हाथ का काम था। तो खैर उसने अपनी चिकनी चुकड़ी बातों से पिंकी को अपने जाल में फंसा लिया था। पिंकी उसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी और वो था भी हैंडसम। कोई शक्ल सूरत के लिहाज से वो 45 साल उसकी उम्र थी, लेकिन वो खूबसूरत इंसान था। और 45 साल की एज में वो बिल्कुल, उसका जो जिस्म था लड़कों वाला था और बहुत फिट इंसान था वो। तो पिंकी ने भी जब उस हैंडसम इंसान को, अंकल को देखा तो वो भी दिल ही दिल में उस पर फिदा हो गई थी। खैर दोनों बातें करते रहे। 12 बजे का टाइम हो गया। पिंकी ने कहा कि अंकल बहुत रात हो गई है, सुबह अपने ऑफिस भी जाना होगा, तो ऐसा करें
रहे हैं कि आप सो जाएं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। तो अंकल ने कहा कि पिंकी तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? पिंकी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं डरूंगी। अंकल ने कहा कि अगर इस तरह का कोई इशू है, आज घर में तुम अकेली हो, तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे पास सो जाओ, इधर बेड पे, दोनों रात को बातें करेंगे, इधर कोई टीवी वगैरह देखेंगे और सो जाएंगे। अंकल के दिल में क्या चल रहा था, अंकल क्या चाहते थे? पिंकी उसको पड़ चुकी थी, भांप चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी जल्दी औरत हाँ नहीं करती। पिंकी ने कहा नहीं नहीं अंकल ये इधर सोना मुनासिब नहीं है, तो मैं भी जवान हूँ और आप भी अभी यंग हैं, तो एक साथ सोना अच्छा नहीं रहेगा, ये नहीं, मुझे नहीं इस तरह की बातें पसंद। अंकल ने कहा कि ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ, अगर रात को कोई डर लगे तो आ जाना मेरे कमरे में, दरवाजा खुला है मैं बंद नहीं करूंगा, तो तुम भी अपना दरवाजा बंद ना करना। पिंकी ने कहा चलो ठीक है। जनाबे वाला पिंकी चली गई अपने कमरे में चली गई। पिंकी ने हल्का सा दरवाजा बंद किया, पूरा नहीं बंद किया दरवाजा, हल्का सा छोड़ दिया। सर्दियों के दिन थे, कंबल ओढ़ा, अपने मुंह पे कंबल ओढ़ा, अपना स्मार्टफोन निकाला और वहां पर वो जो गंद देखना शुरू कर दिया। मोबाइल का जो वॉल्यूम था उसकी आवाज पूरी बंद नहीं की पिंकी ने, उसका थोड़ी सी आवाज हल्की की। पिंकी ये सोच रही थी या ये समझ रही थी कि अंकल सो गए होंगे, लेकिन वो तो शातिर इंसान था, वो तो शैतान था। तो पिंकी ने अपने कंबल में मुंह किया तो मोबाइल को अंदर रख के ना वो हल्की सी आवाज करके ना तो वही गंद देखने लगी जो वो पहले देखती थी। देखते देखते 2-3 का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला कब पिंकी की आंख लग गई। सुबह जब पिंकी की आंख खुली तो 7 का टाइम था। पिंकी ने देखा कि उसके जो अंकल हैं वो अभी भी सो रहे थे। पिंकी ने अंकल को आवाजें दी लेकिन अंकल नहीं उठे। पिंकी ने फिर अंकल का जो ना पैर का अंगूठा उसको पकड़ के हिलाया कि अंकल उठे। वो पता नहीं वो जानबूझ के, वो पखंडी इंसान था, वो जानबूझ के उसने कोई इस तरह की वो हरकत जानबूझ के कर रहा था। पाँव को हिलाने पे भी अंकल नहीं उठा। फिर पिंकी ने अंकल की छाती पे हाथ रखा और छाती को थोड़ा सा हिलाया। छाती को टच करने की देर थी तो अंकल साहब ने पिंकी को अपनी बाहों में जकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया। पिंकी ने खुद को अंकल की बाहों से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अंकल ने उसको इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि पिंकी उसको ना छुड़वा पाई। फिर पिंकी ने कहा कि अंकल ये अच्छी बात नहीं है, आप काइंडली मुझे छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। अंकल ने आंखें खोली और ऐसे जाहिर किया कि जैसे वो सो रहे थे। अंकल ने कहा कि पिंकी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता चला, मैं तो अभी नींद में था, मैं तो ख्वाब देख रहा था और मैंने ये समझा कि मेरी बीवी मुझे जगाने आई है। ये हरकत मैंने दानिस्ता तौर पर नहीं की, मुझसे हो गई है, तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। पिंकी ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं अंकल। असल में पिंकी के दिल में भी लड्डू फूट रहे थे, ठीक है ना। पिंकी का भी पहली दफा जिस्म किसी मर्द के साथ टच हुआ था। पिंकी को जब उसके अंकल ने अपनी बाहों में जकड़ा तो उसने उस लम्हे का सुरूर लिया, मजा लिया था। खैर पिंकी ने कहा कि चलें ठीक है आप नहा धो लें। अंकल वॉशरूम में गए, उधर नहा के आए। पिंकी ने उनके लिए नाश्ता वगैरह लगाया। अंकल ने नाश्ता किया और अंकल साहब चले गए अपने ऑफिस, अपनी ड्यूटी पे। दिन भर पिंकी को वही सीन रह कर वही सीन उसी का ख्याल आता रहा कि जब अंकल ने उसको बाहों में जकड़ा था। पिंकी ये बिल्कुल 100% जानती थी कि अंकल ने ये हरकत जानबूझकर की थी। खैर दिन भर पिंकी का वही जो रूटीन थी पहले वाली, दिन भर पिंकी वही चीज देखती रही जो पहले देखती थी। वो गंद सोशल मीडिया पे गंदी फिल्में देखने पे मसरूफ रही और वो उस काम में इतनी मगन हो गई कि उसको शाम का जो खाना बनाना भी याद ना रहा। शाम को अंकल साहब आए और अंकल साहब ने कहा कि पिंकी मुझे आज बहुत भूख लगी हुई है, खाना लेके आ जाओ। पिंकी ने कहा कि अंकल आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं तो आज तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं लेटी रही। अंकल ने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं बाहर से ले आता हूँ, लेकिन पिंकी ने जाने से मना कर दिया। पिंकी ने कहा कि आप इधर बैठे, मैं आधे घंटे में 1 घंटे में खाना बना के ले आती हूँ। अंकल ने कहा कि चलो ठीक है। पिंकी किचन में चली गई, अंकल भी पीछे पीछे किचन में पिंकी के पीछे चले गए और बहाने के साथ पिंकी के साथ बातें करने लगे। पिंकी जब उसके साथ फ्री हो गई, थोड़ी सी रिलैक्स हो गई पिंकी, तो उसने कभी पिंकी के शोल्डर पे हाथ रखना शुरू कर दिया, कभी पिंकी की कमर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और कभी पिंकी की हिप पे हाथ रख लिया। पिंकी ने अपने अंकल को रोका नहीं, बस शर्माते हुए ये कहती रही कि अंकल ये आप क्या कर रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पिंकी का भी दिल, अंदर से पिंकी का भी दिल था, लेकिन वो लड़कियां इतनी जल्दी मानती नहीं है। खैर अंकल ने भी पिंकी को पढ़ लिया था, वो भी पुराना पापी था, वो भी जान चुका था कि पिंकी के दिल में क्या है और पिंकी ने रजामंदी जाहिर कर दी है। उसने पिंकी को पीछे से जकड़ लिया और कान में हल्के से कहा कि पिंकी झूठ ना बोलना, तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम है, तुमने झूठ नहीं बोलना। पिंकी ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगी झूठ। अंकल ने कहा कि रात को जब तुम मेरे कमरे से गई थी अपने कमरे में, तो तुम अपने ऊपर कंबल ओढ़ के स्मार्टफोन पे क्या देख रही थी? पिंकी ने जब ये अंकल के मुंह से ये बात सुनी
तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि अंकल आपको कैसे पता? अंकल ने कहा कि नहीं पहले तुम मुझे जवाब दो कि तुम क्या देख रही थी। पिंकी ने फिर बता दिया कि अंकल वो कभी कभार मैं वो देख लेती हूँ इस तरह की चीजें, कभी कभार मेरा दिल करता है, तो रात को मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैंने देख ली। अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभार देख लेता हूँ, और ये चीजें बनी किस लिए हैं? देखने के लिए बनी है, तो मैं भी जब थोड़ा सा रोमांटिक मूड में होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। अंकल ने उसे छोड़ा पीछे से। पिंकी ने खाना लगाया, दोनों ने खाना मिलकर खाया। खाना खाने के बाद पिंकी ने अंकल से कहा कि अंकल 10 बज रहे हैं, रात को आप भी नहीं सोए थे और मैं भी नहीं सोई थी, तो आप मुझे बताएं कि आप चाय पियेंगे या दूध पियेंगे? अंकल ने कहा तुम क्या पियोगी? पिंकी ने कहा मैं तो चाय पीऊंगी। जू मैनी अंदाज में अंकल ने कहा कि मैं तो इस टाइम दूध पीने का आदी हूँ, अगर तुम मुझे दूध पिला दो अपना, मुझे और किसी चीज की तलब नहीं रहेगी। पिंकी ने जब ये अंकल के मुंह से ये बात सुनी तो शर्माते हुए कहा कि ठीक है अंकल, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। 10 मिनट के बाद पिंकी अपने अंकल के लिए गर्म दूध का एक गिलास लेके आ गई। अंकल ने दूध पिया। 10:30 का टाइम हो रहा था। पिंकी ने कहा कि चलें ठीक है अंकल, आप सो जाएं, मैं अपने कमरे में जाके सोती हूँ। पिंकी ने जब वहां से जाने का इरादा किया तो अंकल ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि इधर ही लेट जाओ। पिंकी ने कहा कि नहीं अंकल, मुझे जाने दें। अंकल ने कहा कि मान लो मेरी बात, इधर ही लेट जाओ। पिंकी ने 1-2 दफा इनकार किया और फिर कहा कि चलें ठीक है जैसे आप कहते हैं। वो दोनों कमरे में लेट गए। उस शातिर इंसान ने कहा कि पिंकी वो चीजें निकालो जो तुम रात को देख रही थी। पिंकी ने कहा कि अंकल वो रहने दें। अंकल ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझसे अभी भी पर्दा कर रही हो, मैं अंकल हूँ तुम्हारा, किसी को नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं हम करेंगे, हम बस देखेंगे। पिंकी ने वो चीजें निकाल ली जनाब। वो दोनों देखने लगे। आधा घंटे बाद जब वो दोनों का खुद पे कंट्रोल वो खोने लगे तो पिंकी ने रजामंदी जाहिर कर दी। आधे घंटे के बाद पिंकी इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसने खुद ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। खैर अंकल ने जब देखा कि पिंकी तो अब तैयार हो चुकी है, अंकल ने उसको भी बेलबास किया, खुद भी कपड़े उतारे। दोस्तों जब शेर भूखा होता है ना, या कुत्ता जब भूखा होता है, जब उसके आगे गोश्त डाला जाता है तो वो बड़ी बेसब्री से उस पे टूट पड़ता है। तो इतनी खूबसूरत लड़की, कंवारी लड़की अंकल ने पहले कभी नहीं देखी थी। पिंकी ने खुद को अपने अंकल के हवाले कर दिया था और अंकल फिर भूखे कुत्ते की तरह उस पे टूट पड़ा। पूरी रात अंकल ने पिंकी को इस्तेमाल किया। उससे जितना हो सकता था, अंकल से 45 साल की उम्र में जितना उससे हम बिस्तरी हो सकती थी उसने की। और फिर 3-4 बजे वो टाइम भी आया जब पिंकी ने कहा कि अंकल अब बस करें, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस बहुत हो गया, अब मुझे सोने दें। अंकल की भी वैसे बस हो चुकी थी उस वक्त तक। अंकल ने कहा चले ठीक है। वो जी दोनों ने 3 बजे तक खूब जना किया। पिंकी की जो आग थी जितनी बुझाई जा सकती थी, अंकल ने उस आग को बुझाने की कोशिश की। पिंकी पूरी तौर पर मुतमिन और राजी हो चुकी थी। खैर वो दोनों सो गए। सुबह उठे तो दोनों बेलबास थे। दोनों ने उठकर कपड़े पहने तो अंकल ने पिंकी से ये कहा कि पिंकी आज नाश्ता नहीं करवाओगी? पिंकी ने कहा कि अंकल मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, आपने रात को जो मेरा हश्र किया है, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन आप तो बड़े एक्सपर्ट थे, आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, तो मेरा तो वजूद दर्द कर रहा है और मुझसे सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा, तो नाश्ता मैं आज नहीं बना पाऊंगी, आप ऐसा करें कि बाहर से नाश्ता ले आए। अंकल ने कहा कि चलो तुम रेस्ट करो, मैं बाहर से नाश्ता ले आता हूँ। अंकल साहब बाहर से नाश्ता ले आए। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अंकल ने पिंकी से ये कहा कि हाँ पिंकी कोई और प्रोग्राम है तो बता दो, अगर मर्जी है कुछ और करने की तो कर लो, फिर मैंने दफ्तर भी जाना है। पिंकी ने कहा कि नहीं अंकल आप गुस्ल करें और दफ्तर चले जाएं। खैर उन दोनों ने गुस्ल किया। अंकल अपने ऑफिस चले गए और पिंकी अपने घर के कामों में मसरूफ हो गई। वो इतनी थक चुकी थी कि पूरा दिन पिंकी सोती रही। 2 रातें गुजर चुकी थी। अंकल को दफ्तर में अपने दोस्त का फोन आ गया रमेश का कि यार वो मैं आज भी नहीं आ पाऊंगा, तो शादी तो खैर हो गई है इनकी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन मजीद रुके यहाँ पे, तो यार तूने 2 दिन मेरे निकलवाए हैं तो 2 दिन मजीद निकलवा दे, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो शातिर इंसान कहने लगा ठीक है तुम कहते हो तो फिर मैं 2 रातें और गुजार लेता हूँ, वरना मैंने आज चले जाना था। रमेश ने कहा कि यार तुम मेरे भाई हो, बस 2 रातें मेरी निकलवा दो, उसके बाद जो तुम कहोगे वो मुझे मंजूर है और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शाम को जब अंकल घर पहुंचे, अंकल ने पिंकी को बता दिया कि आज आपके जो पापा हैं, मामा पापा, वो आज भी नहीं आएंगे और कल भी नहीं आएंगे, तो आज की रात और कल की रात भी हम दोनों एक साथ ही हैं। पिंकी ने कहा कि चलो अच्छा ही हुआ, हम दोनों इकट्ठे 2 रातें मजीद गुजार लेंगे। उन 2 रातों में पिंकी और उसके अंकल ने खूब अय्याशी की, खूब मजे लिए। अंकल ने वक्ती तौर पर उस हवस को और पिंकी के जो जिस्म की भूख थी उसको मिटा दिया था। 4 रातें गुजारने के बाद 5वें दिन अंकल जब ऑफिस जाने लगे तो
अंकल ने पिंकी को किस किया और कहा कि आज फिर शाम को मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इन 4 रातों में तुमने मुझे बहुत मजा दिया। मुझे अपनी बीवी से भी कभी इतना मजा और इतना सुकून नहीं आया जितना मुझे तुमने मजा दिया। पिंकी ने भी यही कहा कि अंकल मुझे भी बहुत आपने सुकून दिया और मैं आपसे बहुत खुश हूँ, और अगर आगे भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी कभी और मेरा दिल किया तो अगर मैं आपको फोन करूं तो क्या आप आ जाएंगे। अंकल ने कहा कि तुम बिल्कुल भी इसकी फिक्र ना करना, अगर तुम्हारा दिल करे, जब भी तुम्हारा दिल करे तुमने मुझे फोन करना है और मैं आ जाऊंगा। तुम मेरी तरफ आ जाना या हम बाहर कहीं मिल लेंगे, लेकिन जब भी तुम्हारा दिल करे तुमने किसी को नहीं कहना, तुमने मुझे कहना है, और जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। और रुपये पैसे की भी अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े, किसी और चीज की भी जरूरत हो तो तुम बिला तकल्लुफ अपना अंकल समझ के मुझे कह सकती हो। खैर वो चला गया, वो शैतान वहां से चला गया। 3 रातें रमेश की खूबसूरत बेटी की इज्जत को तार तार करके वो दरिंदा वहां से निकल गया था। शाम को रमेश साहब आए अपनी बीवी के साथ, तो पिंकी ने उनको वेलकम किया। पिंकी ने उनको पानी वगैरह दिया, खाना वगैरह लाकर दिया। रमेश ने पूछा कि बेटा कोई टेंशन तो नहीं हुई थी? पिंकी ने कहा नहीं पापा, वो जो आपके दोस्त है ना वो भी आपकी तरह ही है, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे कोई तंग नहीं किया। वो अपने कमरे में जाकर सो जाते थे, शाम को आते थे, मैं उनको खाना देती थी और वो शाम को ही अपने कमरे में जाके सो जाते थे। सुबह उठते थे और कहते थे कि बेटी मेरे लिए नाश्ता ले आओ, मैं नाश्ता देती थी तो वो नाश्ता करते थे, अपने काम को चले जाते थे। मुझसे उन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं की, तो बस मुझे यही कहते रहे कि पिंकी अगर तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत हो, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे अपने बाप की तरह समझना, और कोई भी तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। तो खैर वो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा पापा, वो बहुत अच्छे इंसान है। रमेश ने जब ये बातें सुनी तो उसकी नजर में अपने दोस्त की कदरों मंजिलत मजीद बढ़ गई। रमेश ने फोन उठाया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि रमेश यार तुमने जो काम किया है, मैं वो जो है ना कोई अपना भी नहीं करता, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था। तो खैर मुझे पिंकी ने बताया है कि तुमने उसका बहुत ख्याल रखा है। तो पिंकी सामने बैठी देख रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रमेश ने शुक्रिया अदा किया और वो सब लोग आपस में बातें करने लगे। दोस्तों इस कहानी से मुझे 2 चीजें सीखने को मिली। एक तो ये कि अपने दोस्त पर ठीक है एतबार करो, लेकिन इतना अंधा एतबार भी ना करो कि उसको अपने घर तक ले आओ, उसको अपने फैमिली जो मैटर हैं उसमें इन्वॉल्व कर लो। अगर आप ऐसा करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, जैसा रमेश के साथ हुआ। और दूसरी चीज मैंने इस कहानी से ये सीखी, जो वालिदैन अपना ज्यादा वक्त अपनी बीवी या घर के कामों में गुजार देते हैं और अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट देख रहे हैं, तो एक वक्त आता है कि इसके भी भयानक नताइज सामने आते हैं, जैसा कि ये पिंकी के साथ हुआ। उम्मीद करता हूं जो कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।